Hello students, today we are going to read present continuous tense. पिछले क्लासेस में हमने टेंस देखे, प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में हमने बात करी थी. उसके अलावा वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द नोटिस राइटिंग, ईमेल राइटिंग्स एंड मैनी मोर. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है. जैसा कि जो वेरी वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है कंटिन्यूस, ये हमें बताता है कि कंटिन्यूस मीन्स कोई कार्य, ऐसा कार्य जो लगातार हो रहा है. द वर्क विच इज गोइंग ऑन, जो कि कार्य चल रहा है, लगातार वह कार्य हो रहा है. ऐसे कार्यों के लिए हम कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट के अंदर, वर्तमान समय के अंदर. द डेफिनेशंस विच इज हियर, जो हमारे सामने हैं वो लिखी हुई है. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन. प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग हम उन एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं दैट इज प्रेजेंटली गोइंग ऑन, जो कि वर्तमान में चल रहे हैं. एन एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, दैट मीन्स वह एक्शन जो कि अभी हो रहा है, जो कार्य अभी हो रहा है जब हम बात कर रहे हैं, या किसी समय से अभी तक, पुराने किसी समय से लेकर अभी तक वह कार्य लगातार चल रहा है. ऐसी कंडीशन के अंदर हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं. और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है काफ़ी अधिक मात्रा में काम में लिया जाता है, हमें यह भी जानना पड़ेगा. और अगर हम बात करें, एज वी नो दैट वी आर मोस्टली द स्टूडेंट ऑफ द हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम के हम विद्यार्थी हैं, और हिंदी में हमारे लिए बहुत ही अच्छी सी पहचान होती है. और हम बोलते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, या हुआ है, हुई है, या हुए हैं, अंत में अगर इन शब्दों का प्रयोग होता है, दैट मीन्स द सेंटेंस जो हम काम में ले रहे हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है. क्योंकि ये सारे ऐसे शब्द हैं, द वर्ड्स विच वी हैव मेंशन्ड हियर आर दोज वर्ड्स जो हमें बताते हैं कि जिस टेंस की आप बात करने जा रहे हैं वो टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है. तो ऐसे सारे वाक्य जिनके अंत में इस तरह के शब्द हमें मिलते हैं, हम उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं. बहुत सारे उदाहरण हैं, जिसकी हम बात करें कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, माँ खाना पका रही है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, सूर्य उदय हो रहा है, ठीक है, तो रमा नृत्य कर रही है, राम गाना गा रहा है. तो सारे ऐसे वाक्य जो रहा, रही, रहे हैं, हुआ है, हुई हुई है, जैसे कि मैं बैठा हुआ हूँ. तो ये सारे वाक्य वो है जो हमें बताते हैं कि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट में कंटिन्यूसली होने वाली वर्ब की. तो ऐसे सारे सेंटेंस हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आते हैं. अब हम बात करते हैं कि जब इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के वाक्यों को फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश में हमें ट्रांसलेट करना होता है, तो व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्या करने की आवश्यकता है. तो समझने वाली बात यह है कि जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी पता किया था कि हमारा जो इंग्लिश का जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो सब हम जानते हैं. वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. और हमने पिछली बार ये बात बड़ी विस्तृत रूप से कर ली थी कि सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होते हैं, वेदर दे आर नाउन और प्रोनाउन, या तो वो नाउन होते हैं या फिर वो प्रोनाउन होते हैं, और इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है. टेंस का इनके ऊपर कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है. जो चेंजेस हमें करने होते हैं, वी नीड टू चेंज इन द वर्ब, हमें वर्ब के अंदर चेंज करने पड़ते हैं. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारे वही रहते हैं. तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि हमें वर्ब में करना क्या होता है. हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर है, उसमें आप देखेंगे कि अगर हमारे पास में जो सब्जेक्ट है, जो कर्ता हमारे पास में है, अगर वो सिंगुलर है, पिछली बार भी हमने इसी तरह कैटेगराइज किया था, या वह प्लूरल है, या फिर वो प्लूरल है यानी बहुवचन है. सिंगुलर यानी वो एक वचन है, या फिर वो बहुवचन है. ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, और यहाँ पर एक कंडीशन और हमारे सामने आएगी, और वो कंडीशन होगी कि अगर हमारा जो कर्ता, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई है, अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो हमें क्या करना है. देखिए, अगर हमारा जो सब्जेक्ट, जो हमारा कर्ता है वो एक वचन है, हमारा सब्जेक्ट, हमारा कर्ता जो है वो एक वचन है, सिंगुलर है, तो ऐसी कंडीशन में हम इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं. और अगर हमारा कर्ता जो है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, बहुवचन है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम यहाँ पर आर का प्रयोग करते हैं. और अगर हमारा सब्जेक्ट जो आई है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसके बाद में एम का प्रयोग करते हैं. इस तरह इन तीनों हेल्पिंग वर्ब का हम प्रयोग करेंगे. अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इस कंडीशन में हम इज का प्रयोग करेंगे. अगर हमारा जो सब्जेक्ट है प्लूरल है तो इसी कंडीशन के अंदर हम आर का प्रयोग करेंगे. और अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ में हम एम का प्रयोग करेंगे. इन तीनों का प्रयोग करने के बाद में हमें क्या करना है, जब सब्जेक्ट के अनुसार हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लिया, तो आप देखेंगे इन तीनों के तुरंत बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हुए
उसके साथ में ing लगाना है, उसके साथ में ing लगाना है। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें यूज लेनी है और उसके बाद में ing हमें लगाना है। उसके बाद में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ जाता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारे ऐसे ही है। हमने जो कुछ भी किया, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा करी कि हमें जो कुछ भी करना है वो हमें जो वर्ब है उसके साथ में करना है। और यहाँ पर आप अच्छे से समझ लें कि सिंगुलर प्लूरल आई होने पर हमें इज, आर और एम का प्रयोग करना है। तो ये चीज़ जब हमारे सामने बिल्कुल रूप से क्लियर हो जाती है तो हम इस बात को समझ जाते हैं। दूसरी कंडीशन में हमने बात की, ये भी चर्चा करी थी कि जब हम इज, आर, एम का प्रयोग करते हैं तो ये प्रयोग हमने जो ऊपर वाले वाक्य में किया था वो एक हमारा अफर्मेटिव वाक्य था, यानी सकारात्मक वाक्य था, हमारा सकारात्मक वाक्य था। लेकिन अगर इसे नकारात्मक बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? नकारात्मक बनाने के लिए, नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए बहुत ही आसान काम है। यहाँ पर हमें जो करना है वो केवल इतना करना है कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, यानी हमारे पास में जो इज है, हमारे पास में जो आर है और हमारे पास में जो एम है, जो कि हम सब्जेक्ट के अनुसार लगाने वाले हैं कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, प्लूरल है या आई है। उसके अकॉर्डिंग जब आप इज, आर और एम लगाएं तो उसके तुरंत बाद आप नॉट का प्रयोग करें और इस तरह हम किसी भी वाक्य को यहाँ पर नकारात्मक बना सकते हैं। जैसे मैं कहूँ आई एम ईटिंग अ मैंगो, मैं एक आम खा रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे जो नेगेटिव बनाना है तो आई एम नॉट ईटिंग ए मैंगो, हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें नॉट का प्रयोग करना है इज, आर और एम के बाद में। आगे चलते हैं कि तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर हमने बात करी थी, हमने कहा था कि एक वाक्य जो आता है वो आता है इंटरोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ पर हमें प्रश्न बनाना होता है। और जब हमने इसकी बात करी थी तो आप याद करेंगे जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहे थे तो वहाँ हमने बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि किसी भी वाक्य को अगर हमें इंटरोगेटिव वाक्य बनाना है तो हमें करना क्या है, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम पहले ले आते हैं, उसके बाद में हम सब्जेक्ट ले आते हैं, उसके बाद में हमारी जो मेन वर्ब होती है उसको लगा देते हैं और उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लगाते हुए उस वाक्य को क्या बना देते हैं, प्रश्नवाचक बना देते हैं। तो यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, आर और एम, जो कि किसके अनुसार लगने वाली है, इस सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट एक वचन है तो इज, सब्जेक्ट बहुवचन है तो आर और सब्जेक्ट अगर आई है तो एम। और उसके तुरंत बाद हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, जिसका प्रयोग यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाएगा, जो हमने पहले यहाँ पर वर्णित कर दी है। उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाता है और प्रश्नवाचक चिन्ह का हम प्रयोग करते हुए इस वाक्य का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेंगे। इसको बनाने के लिए हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने यहाँ पर बड़े स्पष्ट रूप से देख लिया कि सब्जेक्ट अगर एकवचन है तो इज, सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो आर और सब्जेक्ट अगर हमारा आई है तो हमें एम का प्रयोग करना है। उसके तुरंत बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग करना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य को बनाना है। चलिए, समय बचाने के लिए पूर्व में ही मैंने यहाँ पर कुछ वाक्य आपके सामने लिख कर रख दिए हैं। इन वाक्यों को देखकर हम समझ सकते हैं कि किस तरह से हम जो है इनका प्रयोग करने वाले हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर ऊपर स्पष्ट रूप से लिखा था कि हमने जैसे बात करी थी अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर हमारा सब्जेक्ट एकवचन है तो हमें क्या करना है। जब हमारा सब्जेक्ट एकवचन है, सिंगुलर है, तो उसके लिए हमने कहा था कि उसके लिए हमें इज का प्रयोग करना है और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाना है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है यानी बहुवचन है तो उसके लिए हमें आर का प्रयोग करना है और आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाना। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो उसके लिए हमें एम का प्रयोग करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाना है। ये बात हमने पिछली बार विस्तृत रूप से अभी पिछली जो पेज था उसमें पढ़ ली है। अब सिंगुलर है क्या, इसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा सिंगुलर नाउन, सबसे पहले सिंगुलर नाउन यानी एक वचन वाले नाउन, एक वचन वाले नाउन कौन से हैं। हम कहे राम, हम कहे रमा, हम कहे टेबल, जो एक है, ऐसे सारे नाउन जो है सिंगुलर में आएंगे। इसके अलावा क्या आएगा सिंगुलर में, हम प्रोनाउन की अगर बात करें तो ऐसे प्रोनाउन जो एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं यानी ही, शी और इट, ये वो प्रोनाउन हैं जो सिंगुलर के रूप में हम काम में लेते हैं। आगे चलिए, हम प्लूरल की बात करें तो सबसे बड़े प्लूरल के अंदर हमारे साथ में वो नाउन जो कि प्लूरल होंगे। हम बात कर रहे हैं कि हमने कहा था बॉय यानी लड़का, लेकिन हम बात करते हैं बॉयज़ यानी लड़के, एक से ज़्यादा, स्टूडेंट यानी एक लड़का और स्टूडेंट्स यानी बहुत सारे लड़के। तो इस तरह के नाउन जो कि एक से ज़्यादा है वह प्लूरल नाउन के अंदर आएंगे, इनके साथ में हम आर लगाएंगे। और अगर हम यहाँ पर प्रोनाउन की बात करें तो आप देखेंगे कि सबसे पहले वी जो कि हमें बताता है कि हम यानी एक से ज़्यादा। इसके बाद में हम बात करेंगे तो आप कहेंगे दे, दे जो प्रोनाउन है वो भी आपको ये बताता है कि वे यानी वे सब यानी
एक से ज़्यादा। इसके अलावा यू जो प्रोनाउन है, जैसा कि आपको पता है कि यू और आई को हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए भी कहा था कि इनके साथ में हम प्लूरल के रूप में यानी बहुवचन के रूप में इनके साथ में वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यू यहाँ पर अभी भी जो है प्लूरल के रूप में काम में आता है, यू आर कहा जाता है, यू इज कभी भी नहीं कहा जाता है। एक प्रोनाउन हमारा और बचा था जो कि था आई, और आई के लिए हमने पहले ही यहाँ पर एम प्लस वर्बी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग कर लिया है। तो इन सब चीज़ों को हमें याद रखते हुए इनके साथ में इज आर एम का प्रयोग करना है। अब हमारे सामने जो वाक्य दिख रहे हैं बड़े ही साधारण से वाक्य हैं, हम इन वाक्यों को बनाकर समझ जाएंगे कि इज आर और एम का प्रयोग किस तरह से अलग अलग यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, वह टीवी देख रहा है, वह हमारा सब्जेक्ट है, टीवी हमारा ऑब्जेक्ट है और देखना हमारी वर्ब है। यहाँ पर वह जो है एक वचन है और वह यहाँ पर ही है, क्योंकि रहा पीछे आया है इसलिए ही, और ही के बाद में हमें पता है कि इज यहाँ पर हमें लगाना है, इसलिए हम लिखेंगे इज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, और देखने के लिए, टीवी देखने के लिए हम वॉच का प्रयोग करते हैं और आईएनजी लगाएंगे तो वॉचिंग बन जाएगा, ही इज वॉचिंग टीवी। अब आप इसी वाक्य को आगे लेकर चलिए, आप इसका अर्थ बदल जाएगा, वे टीवी देख रहे हैं। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारी वर्ब है। वे जो है यहाँ पर बहुवचन है, वे के लिए यहाँ पर हम जो है दे का प्रयोग करेंगे, हम कहेंगे दे, और बहुवचन के कारण इनके साथ में आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। और जो वॉच है वह ऐसा ही रहने वाला है, उसके आगे हम वॉचिंग लगा देंगे, दे आर वॉचिंग टीवी। ये वाक्य यहाँ पर बदल गया। इसी वाक्य को हम अगर आगे देखते हैं, अगर यहाँ पर हमने मे का प्रयोग कर लिया तो इसका मतलब हमने आई यहाँ पर लगाना है, और आई के साथ में हमें बताया कि एम लगेगा। आगे का वाक्य वही रहने वाला है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग करते हुए हम वॉचिंग टीवी लिख देंगे। आगे चलिए, वह फूल चुन रहा है, वह फूल चुन रहा है, वह है, वह के लिए हम ही का प्रयोग कर रहे हैं। अगर ये रही होता तो हम शी का प्रयोग करते, एक वचन है इसलिए इसके लिए हम इज का प्रयोग करेंगे। और फूल चुनने को प्लक बोलते हैं, ही इज प्लक, आईएनजी लगाएंगे तो प्लकिंग बन जाएगा, फ्लावर्स, वह फूल चुन रहा है। और आगे हम चलते हैं, अगर यही वाक्य हम लगा दिया गया है तो हम के लिए आपको पता है कि हम वी का प्रयोग करते हैं, वी बहुवचन है इसके लिए यहाँ पर आर लग जाएगा। और प्लकिंग का प्लकिंग जैसा कि पहले हमने बनाया था आईएनजी लगाकर हम बना देंगे, और आगे हम लिखेंगे फ्लावर्स। आगे चलिए, आगे वाला वाक्य मैं फूल चुन रहा हूँ, तो यहाँ पर आई लग जाता है, एम इसके साथ में लगेगा, और वही आगे वाला वाक्य प्लक के साथ में आईएनजी लगाकर हम प्लकिंग लगा देंगे और फ्लावर्स लिख देंगे। तो कहने का मतलब मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से सब्जेक्ट बदलता जाता है, सिंगुलर प्लूरल या आई, वैसे वैसे ही हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो बदलती चली जाएगी। यहाँ पर रमा नृत्य कर रही है, रमा एक वचन है हम सबको पता है, तो हम लगाएंगे इज। और डांस के लिए हम डांसिंग का प्रयोग यहाँ पर करेंगे आईएनजी लगाते हुए। यहाँ पर इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। राधा व रमा नृत्य कर रही है, यहाँ पर हमारे साथ में दो हो गई है, राधा और रमा है। कहने का मतलब ये प्लूरल वाक्य बन गया है, हम लिखेंगे राधा एंड रमा। और जैसे ही दो है, एक से ज़्यादा है, इसके लिए हम आर का प्रयोग करेंगे और डांसिंग शब्द वहाँ पर लग जाएगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमें आईएनजी लगाना है। आगे चलिए, मैं नृत्य कर रहा हूँ, तो हमारा आई आ जाएगा, आई के साथ में पता है कि एम लगाते हैं, और इसके बाद में डांस के साथ में आईएनजी लगाते हुए हम डांसिंग वर्ब लिख देंगे। अगला वाक्य हमारे पास में, हरि मधुर गीत गा रहा है। हरि एक वचन है, एक वचन होने के कारण इज यहाँ पर लगेगा, और गाने के लिए सिंग क्रिया का प्रयोग होता है, आईएनजी लगाएंगे तो सिंगिंग अ स्वीट, मधुर का मतलब स्वीट और सॉन्ग। हरी इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, हरी जो है एक मधुर गाना गा रहा है। तुम मधुर गीत गा रहे हो, तुम यहाँ पर यू आ जाता है, और यू के लिए हमें पता है कि प्लूरल के लिए हम आर का प्रयोग करेंगे, यू आर सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। आगे वाला वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो कि वाक्य में परिवर्तन हम सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर देख रहे हैं। मैं मधुर गीत गा रहा हूँ, ऐसी कंडीशन में आई यहाँ पर लग जाएगा और आई एम सिंगिंग हो जाएगा, और आगे का वाक्य वही रहने वाला है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगले वाक्य की तरफ हम जाते हैं, हम देखते हैं विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है। विद्यार्थी यहाँ पर एक ही है और इसलिए हम लिखेंगे स्टूडेंट इज रीडिंग अ बुक। विद्यार्थी बुक पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहे हैं, यानी यहाँ पर विद्यार्थी एक वचन से ज़्यादा हो गए, बहुवचन हो गए, रहे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट्स आर रीडिंग बुक्स। अब यहाँ पर हम बुक्स लिखेंगे क्योंकि विद्यार्थी ज़्यादा है तो एक किताब को नहीं पढ़ सकते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर पुस्तकें लिखा हुआ है, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो आई एम रीडिंग अ बुक। तो यहाँ जो ये
पेज है, इसके अंदर हम निश्चित रूप से समझ सकते हैं बड़ी आसानी से कि कहाँ पर हमें इज का प्रयोग करना है, कहाँ पर आर का प्रयोग करना है और कहाँ पर एम का प्रयोग करना है. दिस इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग, बट इफ़ वंस यू मेक द क्लियर कंसेप्ट इन योर माइंड कि कहाँ पर हमें इज लगाना है, कहाँ पर आर लगाना है, कहाँ पर एम लगाना है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास में बहुत ही आसान हो जाती है. आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मेरा ये मानना है. अब हम आगे चलते हैं. जैसा कि हमने अभी डिस्कस कर लिया है कि किस तरह से वाक्य जो है एक वचन बहुवचन में बनाए जाते हैं. मैंने अभी पहले आपसे डिस्कस किया था कि अगर इन्हीं वाक्यों को नेगेटिव बनाना हो तो हमने जो एग्जाम्पल देखे थे उन हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए हमें जो हेल्पिंग वर्ब था हमारा, उस हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नोट का प्रयोग कर लेना है और कुछ भी नहीं करना था. इज के साथ में हमें नोट लगा देना है. अगर हमारे को आर लगाना है तो आर के बाद में नोट लगा देना है, और अगर एम का प्रयोग हम कर रहे हैं तो एम के बाद में भी हमें नोट लगा देना है. यह बड़ी आसानी से हम वाक्य बना लेंगे. अगर इन्हीं वाक्यों को हमें इंटरोगेटिव में यानी प्रश्नवाचक बनाना हो तो क्या करना होगा, इसके लिए भी हमें ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम पिछले टेंस में भी देख चुके हैं और अभी पहले भी मैंने बताया है कि हेल्पिंग वर्ब हम पहले ले आएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे और ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगाकर हम इस वाक्य को प्रश्नवाचक बना लेंगे. जैसे मैंने कहा, मैं कहता हूँ, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि क्या तुम खाना खा रहे हो, तो आपको यह समझना है कि यहाँ पर हमें पता है कि क्या तुम खाना खा रहे हो. हमारे पास में एक वाक्य है. इस वाक्य में हमें पता है कि तुम लगा हुआ है और हम जानते हैं कि जो तुम है ये यू है, और यू के लिए हमें पता है कि हमें प्लूरल इसको मानते हुए हेल्पिंग वर्ब लगानी है और पहले लगानी है. तो आर यू ईट के साथ में आईएनजी लगाया तो ईटिंग फूड, क्या तुम खाना खा रहे हो. यस, आई एम ईटिंग फूड, हाँ मैं खाना खा रहा हूँ. यहाँ पर आई लगाया इसलिए इसके साथ में हमने एम का प्रयोग कर दिया. तो इस तरह से हम वाक्य को जो है प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हैं. अगर मैं कहूँ इज सीता मेकिंग टी, क्या सीता टी बना रही है, तो सीता जो है एक वचन है और इसीलिए हमने उसके लिए जो इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करा और आगे जो है मेक के साथ में आईएनजी लगाते हुए इस क्रिया को पूर्ण कर दिया. तो इसी तरह से हम जो है हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाते हुए हम प्रश्न पूछ सकते हैं. हम किसी भी तरह के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं. तो आप ये देखेंगे कि जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर होता है. और ये जो कंसेप्ट अभी जिनकी मैंने बात करी कि हमें सिंगुलर देखना है, हमें प्लूरल देखना है और हमें देखना है कि हमारा सब्जेक्ट कहीं आई तो नहीं है, इन तीनों को देखते हुए हमें इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है. अगर सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करें, अगर प्लूरल है तो आर का प्रयोग करें, और अगर हमारा जो वाक्य है वो अगर जो हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आई है तो आप एम का प्रयोग करें. उसके बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाएं और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें. और इस तरह के प्रयोग कर आप जो है बड़ी आसानी से सारे ऐसे वाक्य जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं उनका हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं. बिसाइड दिस, इसके अलावा द थिंग विच वी नीड टू नो इज दैट कि वेयर इन विच कंडीशंस वी नीड टू यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, की ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पर कि हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की प्रयोग करने के लिए आवश्यकता होगी. तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो यूजेज ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा कि कहाँ पर हमें यूसेज करने हैं, कहाँ कहाँ पर किन कंडीशंस के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है. इसकी हम बात करेंगे हमारे अगले वीडियो में. तो आप मेरे अगले वीडियो को आप जरूर देखें. इस वीडियो को बड़ी सावधानी से देखें, इसके नोट्स आप बनाएं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि तब कभी भी कोई वीडियो आए तो उसे आप बड़ी आसानी से देख सकें. आज के लिए इतना ही. धन्यवाद.